ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है ना, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम लोगों को चार जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, प्रिपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चार जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आखिर ये सबको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की है ना। कॉलिगेटिव मतलब गिनती करने पर जो प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव मतलब गिनती करने से जो प्रॉपर्टी सामने है, गिनती के बेसिस, काउंटिंग के बेसिस। मतलब क्या हो गया कि किसी भी सॉल्वेंट में जो हम लोग सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्यूट का नेचर नहीं देखते हैं, उसका केमिकल कैरेक्टर क्या है, फिजिकल कैरेक्टर, उस सबसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना डिजॉल्व है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव। मतलब जो प्रॉपर्टी मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करे, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करे, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सबसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और ये जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये सब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और आइडियल बिहेवियर किसी भी सॉल्यूशन का उसी समय होता है जब वो डाइल्यूट है ना। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको आइडियल बिहेवियर देखना है किसी सॉल्यूशन का, उसको हम लोगों को वेरी वेरी डाइल्यूट करना है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एप्लीकेबल वही है जब हम वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को यूज करते हैं, है ना। ये सब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना डिजॉल्व हुआ है सॉल्यूट का, ये हम काउंट कर सकते हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई भी वहीं करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर सॉल्वेंट जो है वोलाटाइल होगा और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट वोलाटाइल है ना। वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे, है ना। उसी केस में सिर्फ एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू द वोलाटाइल सॉल्वेंट। आई बात समझ में क्लियर। तो एक दिन हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा इसका कि जब हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, पढ़े थे ना। हाँ, तो वही चीज़ है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो आ गया समझ में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल, so we consider dilute solution as ideal solution, but concentrated solutions are not considered as ideal solution, because concentrated solution does not behave as ideal, but does not follow the rules, whereas dilute solution follow the rules. That's why we say that dilute solutions are ideal solution, and this coligative property is applicable to only dilute solution, because that is only ideal. क्लियर आया बात समझ में। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर। सो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प अस टू डिटरमाइन द मोलार मास, दैट इज एटॉमिक मास or the molecular mass of any solid substance.
जो सॉल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं ना, उसका मोलार मास हम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट method to determine the molecular mass of any substance, any solid substance. Clear? Understood this? So it's a very important phenomenon which is called colligative property, depends upon number of particles present in the solution. ठीक है, आया समझ में? क्लियर? तो हम लोग सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कौन किए हैं? राउल्ट्स ने किया. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. राउल्ट्स लॉ फॉर Raoult's law for solution of solid. Raoult's law for solution of solid into liquid. ठीक है ना, ये पढ़ना है हम लोगों को. तो सॉलिड जितना होता है तो नॉन वोलेटाइल ही होता है. सॉलिड जितना होता है तो नॉन वोलेटाइल ही होता है. हम अगर नहीं भी लिखे हैं यहाँ नॉन वोलेटाइल तो भी ये समझ में आना चाहिए. वोलेटाइल सॉलिड तो होता नहीं है, और सब्लिमेटेड सब्सटेंस भले होता है ना, तो उसको मान सकते हैं, लेकिन उसको तो यूज करेंगे नहीं. ठीक है ना, सब्लिमेटेड सब्सटेंस है जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नैपथलीन है, मॉथ बॉल है ना, कैम्फर है, तो वो सब सब्लिमेटेड सब्सटेंस है. आयोडीन है, ये सब सब्लिमेटेड सब्सटेंस. तो सब्लिमेटेड सब्सटेंस को एक अलग हम लोग ग्रुप भी बनाते हैं, इसलिए वो आएगा नहीं. हम जब सॉलिड लिखे मतलब सॉलिड और नॉन वोलेटाइल होता है. अगर नहीं भी लिखे तो भी चलेगा. ठीक है, लिख दिए तो भी अच्छी बात है. हाँ, तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? द वेपर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute, containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. समझ में आया? अगर हम मैथमेटिकली दिखाएं तो लिखेंगे मैथमेटिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ solvent in solution. ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या मानते हैं हम लोग? X1 मानते हैं ना. और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या मानते हैं इसको? P1. वेपर प्रेशर ऑफ द, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. समझ में आ गया? क्लियर?
ये हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये लॉ कहेगा लिखने तो हम यही लिखेंगे। क्लियर? अब हम लोग जो है ये प्रूव करेंगे कि वेपर प्रेशर जो होता है वो x1 के बराबर होता है, x1 के बराबर होता है। ठीक है ना? तो राउल्स लॉ है, तो इसमें जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो जो भी मतलब वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का ही ना होगा। तो क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे सॉल्वेंट x1 equal to 1, v1 ये ना ग्राफ होगा, ऐसे ही ग्राफ होगा ना। समझ में आया? ये क्या है? वेपर प्रेशर है ना, इधर भी वेपर प्रेशर है, इधर भी वेपर प्रेशर है। ये जो है मोल वेपर प्रेशर है, यहाँ पर क्या है? मोल फ्रैक्शन कैसे बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है ना, धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब पूरा मोल फ्रैक्शन 1 हो गया मतलब अकेले x1 इक्वल टू 1 मतलब क्या? सॉल्वेंट अकेले। इसमें तो सॉल्यूट है ही, तो सॉल्यूट का तो वेपर बनता ही नहीं, तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं है ना देगा। समझ में आया? तो अब हम लोग जो है राउल्स लॉ के हिसाब से क्या लिखेंगे? मिटा देते हैं। अब हम लोग राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड जो लिखे उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट कितना होता है? V01 इन है। उसके बाद जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल टू P1 ही लिखते हैं। ये दोनों हमने मान लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? x1। ठीक है, तो अब राउल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा कि ये जो है अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अभी जो हम लोग पढ़े ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल टू P1। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फॉर नॉन वोलेटाइल, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर?
अगेन P1 इक्वल टू, ये P1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही ना है, राउल्स लॉ जो पढ़ाए थे वोलेटाइल लिक्विड के लिए, यही बताए थे, यही है ना। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट x1 इक्वल टू 1 होगा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, तो पूरा का पूरा कंटेंट तो सॉल्वेंट ही है। वेपर प्रेशर में वेपर के रूप में तो सिर्फ सॉल्वेंट ही है, वेपर में कोई कंट्रीब्यूशन सॉल्यूट का नहीं है ना, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो x1 इक्वल टू 1 ही ना होगा, x1 इक्वल टू 1 ही ना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन इसी का रहेगा, क्योंकि वेपर में तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं सॉल्यूट का, लिक्विड में है कंट्रीब्यूशन, लेकिन वेपर में तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो वेपर बन ही नहीं रहा है, तो वेपर प्रेशर उसका क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो वेपर फेज में जो है कंट्रीब्यूशन मोल फ्रैक्शन का टोटल इसी का रहेगा। तो क्या हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, यहाँ हम वेपर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लिक्विड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। लिक्विड में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का, लेकिन वेपर में कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का नहीं है। तो टोटल जो है वो अकेले रह गया, सॉल्वेंट ही ना वेपर में है, इसीलिए टोटल मोल फ्रैक्शन जो 1 होता है वो इसी का होगा, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या हो जाएगा, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा हम P1, तो जब हम इसको 1 पुट कर देंगे, अकेले सॉल्वेंट रहेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, K इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा ना, समझ गया, आई बात समझ में। जब इस x1 का वैल्यू हम वहाँ यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये K रह जाएगा, और जब ये प्योर स्टेट है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो अकेले जब सॉल्वेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर वो कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट में ये P1 जो है P0 1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा, क्यों कि x1 1 है, तो अकेले सॉल्वेंट है। हम यहाँ पर दिखा दिए कर, ये सॉल्यूट है ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है वेपर पे, सिर्फ कौन है, वेपर फेज में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। जब सॉल्वेंट है तो प्रेशर भी उसी का है, विद कंट्रीब्यूशन में उसी का है ना, तो इसलिए ये P1 जो P0 1 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो मॉडिफाई हो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, देयरफॉर P1 इक्वल टू K के बदले हम लिखेंगे P0 1 x, ठीक आया, नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग जो है ये तो हमको मिल गया राउल्स लॉ, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया ये। अब हम जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर घटता है, प्रैक्टिकली देख चुके हैं, प्रैक्टिकली ये देखा जा चुका है कि वेपर प्रेशर जो है घट जाता है। कैसे घटता है, जिस समझाए थे उस दिन, कि सरफेस के ऊपर जो है सॉलिड पार्टिकल भी आ जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट का कम हो जाता है, तो कम ही ना मॉलिक्यूल इवैपोरेट होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो अब हम लोग वो चीज़ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आता है, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। लोअरिंग मतलब घटना, कैसे पता करेंगे, जब कुछ नहीं मिलाए हैं,
जब कुछ नहीं मिलाए हैं तो उसमें वेपर प्रेशर कितना है, P01। जब कुछ भी सॉल्वेंट में नहीं मिलाए हैं तो उसमें वेपर प्रेशर कितना है, P01। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा P से। याद क्या किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा P से, या डेल्टा P1 भी बोल सकते, डेल्टा P1 भी बोल सकते हो, डेल्टा P1 से डिनोट करते हैं। डेल्टा मतलब डिफरेंस, आई बात समझ। तो यहाँ पर क्या है कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो और अब जो प्रेशर है वो, अब जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, P1 है। अब जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, P1 है। ये हो गया हमारा P01 माइनस P1। ये हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हुआ लोअरिंग मतलब कितना घटा। तो घटने के लिए तो हमको किसी से कंपेयर करना होगा ना, पहले जितना वेपर प्रेशर था उसी से नहीं देखेंगे। तो पहले वेपर प्रेशर कितना था, P01 था ना, और अब जब उसमें सॉलिड डाल दिए तो उसी का वेपर प्रेशर घट करके P1 हो गया, घट करके P1 हो गया। आई बात समझ में। ये हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। लोअरिंग कितना घटा, कितना चेंज हुआ, है ना। क्लियर। अब लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब किसी से कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव में क्या करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इट इज करते हैं। जैसे हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो कार्बन एटम के 112 पार्ट से देखते हैं कि किसका एटॉमिक मास कि कौन कितना गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवी है। तो कंपेयर करते हैं ना ओल्ड से किसी एक रेफरेंस से। तो हमारा रेफरेंस क्या होगा यहाँ पर, इनिशियल वेपर प्रेशर। हम तो लोअरिंग ही निकाल रहे हैं ना, लोअरिंग निकालें चाहे रिलेटिव लोअरिंग निकालें, कंपैरिजन तो आपको हमेशा इनिशियल वेपर प्रेशर से ही करना होगा कि बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा या घटा है कैसे पता चलेगा। जहाँ से शुरुआत किए हैं वहीं से न देखेंगे। शुरुआत किए तो हमको वेपर प्रेशर कितना मिला है, P1 नॉट, ठीक है ना। वही देखेंगे ना P1 नॉट के कंपैरिजन में हाउ मेनी टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड या हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन डिक्रीज्ड। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो यहाँ लिखा है रिलेटिव लोअरिंग मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन डिक्रीज्ड, कितना गुना ये घट गया, कितना गुना ये डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ ये नहीं, कितना गुना डिक्रीज हुआ। रिलेटिव का मतलब होता है कितना गुना बढ़ा या घटा। हम तो लिख चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि पहले पता चल चुका है कि लोअरिंग होता है। आई बात समझ में। तो रिलेटिव लोअरिंग मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट हैज डिक्रीज, इसका मतलब हमको रेशियो निकालना होगा। हाउ मेनी टाइम्स कितना गुना कोई किससे भारी है या हल्का है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, रेशियो लिखते हैं ना। तो जिससे हम कंपैरिजन करेंगे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं तो 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना, और एक्चुअल मास जिसका रहता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा इनिशियल वेपर प्रेशर P01। आई बात समझ में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डेल्टा P1 अपॉन P0। आई बात समझ में। ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके कंपैरिजन में कितना गुना ये घट गया है। आई बात समझ में। इसके कंपैरिजन में ये कितना गुना घट गया, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज डिक्रीज्ड। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आया बात समझ में। ये क्या होता है 1 - P1।
अपॉन ई नॉट, यही ना होगा। समझ में आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। लेकिन हम पढ़े क्या थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्चुअल जो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर? हाँ, तो अब यहाँ पर उसके लिए निकालना पड़ेगा। हाँ, क्या निकालना पड़ेगा? तो हम लोग जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखो P1 क्या लिखते हैं, P1 तो P1 नॉट हो गया। और P1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं, ठीक है। अब अगर हम P1 कॉमन ले लेते हैं, P1 नॉट को ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x1 आ जाएगा। 1 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है ना, x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसके चलते हम क्या लिखेंगे, हाँ, आप लिख देंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब बताओ, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। वाह, ये प्रूव करने भी आता है ना। Prove that relative lowering of vapor pressure of any solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। Proportional नहीं, equal, proportional नहीं, equal है, equal। समझ गया ना, क्लियर? इस तरह सब समझ गया।